स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम जो है वो क्लास 6 की SST यानी कि सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर जो है उसका दूसरा पार्ट करेंगे। एक हमने पिछली वीडियो में उसका पहला पार्ट समझ लिया था, उसके आगे का जो है वो आज हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पृथ्वी का मानचित्रण। पृथ्वी का मानचित्रण। पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है क्योंकि हमारे ग्रह का आकार जो है वो चपटा नहीं है। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, गोलाकार है, वह चपटी नहीं है। इसलिए जो है हमें पृथ्वी का मानचित्र बनाने के लिए थोड़ी जो है वो कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जो मानचित्र होता है वो कागज़ के ऊपर बनाया जाता है, लेकिन हमारी पृथ्वी जो है वो है गोलाकार की, इसलिए हमें पृथ्वी का मानचित्र बनाने में जो है वो कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। हमने क्या कहा, पृथ्वी की आकृति जो है वो लगभग गोलाकार है, वो पूरी तरह से गोल नहीं है। जो हमारी पृथ्वी है वो उत्तर और दक्षिण ध्रुव से जो है वो थोड़ी चपटी है। हमारी पृथ्वी जो है वो पूर्णतः गोल नहीं है, वह उत्तर और दक्षिण ध्रुव में हल्की सी चपटी है। हम लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूर्णतः गोलाकार नहीं है, अपितु ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। जो हमने देखा उत्तर और दक्षिण के जो ध्रुव हैं वहाँ पर हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ी सी चपटी है। हम इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। हम इसे जो है वो व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानते हैं क्योंकि ये लगभग गोलाकार है, इसलिए हम क्या कह देते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है। कागज़ के एक समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार वस्तु का यथावत चित्रित करना जो है वो संभव नहीं है। जो कागज़ है वो क्या है, वो समतल है। जो कागज़ है वो समतल है, इसके ऊपर एक गोल उभरी हुई वस्तु का जो है वो चित्रण करना बहुत ही ज़्यादा जो है वो कठिन है और संभव नहीं है। ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए एक संतरे को इस प्रकार छीलिए कि आपके पास उसके छिलकों के केवल 3 अथवा 4 टुकड़े ही हों। जब आप एक संतरे को छीलेंगे तो उसके जो है वो 3 या जो 4 टुकड़े हैं, जब आप उन्हें चपटा करने की कोशिश करेंगे, आप एक मेज़ पर जो है वो आप संतरे के जो छिलके हैं उनको जब आप एक संतरे को छीलेंगे तो आपके पास इस तरह से जो है वो उसका छिलका मिल जाएगा। जब आप इसे मेज़ पर रखेंगे तो जो है आप उसे पूरी तरह से समतल नहीं कर पाएंगे। उसके जो किनारे हैं वो हल्के हल्के से जो हैं वो टूटने लगेंगे। आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि पृथ्वी का जो है वो मानचित्र बनाना इतना कठिन क्यों है। उन्हें चपटा करने का जो है आप जब प्रयास करेंगे संतरे के छिलके को, तो आप पाएंगे कि वो किनारों को तोड़े बिना आप यह नहीं कर पाएंगे। जो संतरे के छिलके के जो किनारे रह जाएंगे उन्हें आपको तोड़ना होगा, तभी वो समतल हो पाएंगे, वरना वो समतल नहीं होंगे। अब एक ग्लोब पर विचार कीजिए। जो ग्लोब है वो हमारे पास क्या है, हम जो है पृथ्वी को ग्लोब से समझते हैं। ग्लोब जो है वो हमारे पास एक छोटा सा जो है वो हमारी पृथ्वी को दर्शाता है। ये क्या है, ये एक गोल आकृति जैसा है, उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। पृथ्वी को जो है हम दर्शाते हैं ग्लोब की सहायता से। ये कैसा होता है, ये गोलाकार होता है और ये जो है वो इस पर मानचित्र बना होता है। यह पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों और तारामंडल आदि का भी एक मानचित्र हो सकता है। हम केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु जो है हमारे पास चंद्रमा है, मंगल ग्रह है, तारे हैं, तारामंडल है, इन सभी को भी हम जो है वो इनका मानचित्र बना सकते हैं। इस पृष्ठ पर दिए गए प्रथम चित्र पर दर्शाई गई एक भौतिक वस्तु जो गोलाकार है, सामान्यतः धातु, प्लास्टिक या फिर कार्डबोर्ड से बनी हुई होती है। जो हमारे पास जो ग्लोब है वो क्या है, वो जो है प्लास्टिक, किसी धातु या फिर कार्डबोर्ड से जो है वो बना हुआ होता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ग्लोब दिया गया है। ये किस चीज़ से बनाया जाता है, धातु, प्लास्टिक या फिर किसी कार्डबोर्ड से। हम यहाँ पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो है हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे ग्लोब का, जो कि क्या करता है, पृथ्वी का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। चूँकि ग्लोब और पृथ्वी का आकार एक समान है,
जो कि है गोलाकार। हम समतल कागज़ के टुकड़े पर तो इसका अच्छे से मानचित्र नहीं बना पाएंगे अपनी पृथ्वी का, लेकिन जो ग्लोब है वो भी गोलाकार है, इसलिए यह पृथ्वी की जो आकृति है उसका प्रतिनिधित्व अच्छे से कर सकता है। इसलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकता है। आइए उसकी कुछ विशेषताओं को जो है हम देखेंगे। हमें दिया गया है निर्देशांक को समझना। निर्देशांक को समझना। किसी नगर या कस्बे के एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए जिसमें सीधी पंक्तियों में समान आकार की दुकानें बनी हुई हैं। आप बाज़ार में एक स्टेशनरी की दुकान पर हैं, अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपका मित्र यह नहीं जानता कि दुकान कहाँ पर है। आप किसी एक बड़े से बाज़ार में गए हुए हैं, वहाँ पर जो है वो बहुत सारी जो हैं दुकानें हैं, इधर दुकानें हैं, इधर हैं, इधर हैं, इधर हैं, और ये सभी जो हैं वो समान आकार की हैं। ये क्या है? ये समान आकार की हैं और सीधी पंक्ति में बनी हुई हैं। ये जो है वो सीधी पंक्ति में बनी हुई हैं। मान लीजिए कि ये एक स्टेशनरी की दुकान है जहाँ पर आप अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपके मित्र को इस दुकान का नहीं पता। तो आप क्या कहेंगे अपने मित्र को? आप कहेंगे कि अगर हमारे पास ये जो है ये 1 2 3 रो में हमारे पास दुकानें हैं, तो आप क्या कहेंगे कि दूसरी रो की जो 1 2 दूसरी दुकान है यहाँ पर तुम हमें मिलना। इससे जो है आपके जो मित्र हैं उनको आसानी हो जाएगी आपको ढूंढने में। इसी प्रकार से जब हम पृथ्वी पर एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? हमें पता चलना चाहिए कि ये स्थान इस स्थान से कितनी दूरी पर है और किस ओर स्थित है। ये हमें कैसे पता चलता है? निर्देशांक की सहायता से हमें ये पता चलता है। ये प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति की जो है वो 7वीं दुकान पर शाम 6 बजे मुझसे मिलेंगे। आपने अपने मित्र को जो है वो पूरा विवरण एक तैयार करके दिया कि 5वीं पंक्ति की जो 7वीं दुकान है वो है स्टेशनरी की दुकान। ये हमें किससे पता चला? निर्देशांक की सहायता से। इससे आपका मित्र आपकी सही स्थिति को निर्धारित कर पाएगा। इसी प्रकार जो हमारी पृथ्वी है उसके एक स्थान से दूसरे स्थान की जो सही स्थिति है इसका हमें पता चलता है निर्देशांक की सहायता से। अब शतरंज के पटल पर विचार करते हैं। आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी की चालों को दर्ज करने के लिए मुख्य खानों पर अक्षर क से लेकर ज तक और दोनों ओर के बीच अंक 1 से लेकर 8 लगाए जाते हैं। जो हमें पीछे एक इमेज दी गई है किस चीज़ की? चेस की या फिर शतरंज की। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि क से लेकर ज तक और 1 से लेकर 8 तक की गिनती की दी गई है। ये जो है वो ये रो है और ये हमें एक सेट दिया गया है। इसकी सहायता से जो है हम चाल का पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चलेगा। अगर ये हमें जो ये ग्रिड दी गई है इस चेस में, अगर हमें ये नहीं दी गई होती तो हमें कैसे पता चलता कि हमारा जो प्यादा है वो कितने कदम चलेगा, किस ओर चलेगा। तो ये इसमें भी हमारा जो है वो निर्देशांक का ही एक उदाहरण है। इस साधारण प्रणाली से खिलाड़ी प्रत्येक वर्ग को अंकित कर पाते हैं और एक प्रत्येक चाल चिन्हित कर सकते हैं। हम चाल कैसे चलेंगे? जब हमें पता होगा कि हमारा जो प्यादा है वो किस तरफ चलेगा, कितने कदम चलेगा। यहाँ पर सफ़ेद पक्ष की रानी के सामने वाले प्यादे को 2 चाल आगे बढ़ाकर एक बहुत सामान्य चाल है। ये खेल का आरंभ किया गया है, अतः प्यादा घ2 से घ4 की ओर आगे बढ़ा है। ठीक है, जब आप इसमें देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। आगे हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है जो आप स्वयं करेंगे। यदि आपको काले पक्ष की ओर से खेलना हो और उसी विधि से प्रत्युत्तर देना हो तो इन्हीं नियमों का उपयोग करते हुए अपनी अगली जो है वो चाल लिखिए। यदि आप शतरंज खेलते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा।
आगे हमारे पास दिया गया है कि इन दोनों उदाहरणों को प्रयुक्त प्रणाली को निर्देशांक प्रणाली कहा जाता है। इन जो हमने एक दुकान वाला उदाहरण और जो हमने है शतरंज वाला उदाहरण देखा, इन्हीं दोनों प्रणालियों को निर्देशांक प्रणाली कहा जा सकता है। इससे दो निर्देशांकों की सहायता से स्टेशनरी की दुकान हमने जो है दो निर्देश दिए थे, हमने जो है दो निर्देशांक दिए थे। एक क्या था कि जो 5वीं पंक्ति है और दूसरा क्या दिया था, उसकी जो 7वीं दुकान है। तो हमने दो निर्देशांकों की सहायता से स्टेशनरी की दुकान के साथ साथ शतरंज के पटल पर वर्गाकृत को भी ठीक ठीक निर्धारित किया जा सकता है। जो हमारे पास शतरंज था उसमें भी हमने क्या किया था, क से लेकर के ज तक और 1 से लेकर के 8 तक की हमें गिनती दी गई थी, जिससे हमें जो है चाल चलने में सहायता मिली। मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति को निर्धारण के लिए निर्देशांकों की इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें, ये अब हमारे पास जो है वो पृथ्वी पर भी जब हम मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं तो हम प्रणाली है उसमें जो है हमारे पास हम उसका प्रयोग करते हैं। इसमें हम जो है अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करते हैं। ये है अक्षांश और ये है देशांतर। आगे हम इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। अब हमारे पास है अक्षांश। आइए ग्लोब को पुनः देखते हैं। इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की पहचान करना सरल है। यदि ये हमारे पास एक ग्लोब है, ये है उत्तर ध्रुव और ये है दक्षिण ध्रुव। ग्लोब जो है वो उसे हम घुमा सकते हैं क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो एक ही जो है यहाँ से यहाँ तक वो स्थिर होता है, तो हम यहाँ से इसे घुमा सकते हैं। उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर जो है वो स्थिर होता है हमारा जो ग्लोब है। ग्लोब को घुमाइए। जब यह घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचली स्तर पर जो स्थिर बिंदु हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। ऊपर और नीचे के जो बिंदु हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। इसलिए हम ग्लोब को जो है वो आसानी से घुमा सकते हैं। इसके मध्य में भूमध्य रेखा और क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त होती है। ये हमारे पास एक ग्लोब है, ये उत्तरीय ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है और जो बीच में इनके बिल्कुल मध्य से ग्लोब को या फिर पृथ्वी को जो बांटती है उसे क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। उस वृत्त को पहचानिए जो इसे चिन्हित करता है। ये है, ये हमारे पास उत्तर ध्रुव है ऊपर, नीचे हमारे पास दक्षिण ध्रुव दिया गया है और ये क्या है, ये है हमारे पास भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं। यदि आप भूमध्य रेखा पर खड़े होंगे तो जो दोनों ध्रुव हैं इनकी आप यात्रा कर रहे हैं। यदि आप यहाँ खड़े हैं, आप इस ओर जाएंगे या फिर इस ओर जाएंगे, तो जो आपकी जब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो इस दूरी को जो मापेगा उसे कहते हैं हम अक्षांश। भूमध्य रेखा से उत्तरी या फिर ध्रुवीय जो दक्षिण ध्रुव है उसकी ओर जब हम जाएंगे तो इस डिस्टेंस को, इस दूरी को जो मापता है उसे कहते हैं अक्षांश। आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व या पश्चिम की ओर जाती है। इस प्रकार की रेखा को अक्षांश समानांतर कहा जाता है। यदि ये हमारे पास एक ग्लोब है, ये हमारे पास भूमध्य रेखा है, इसके समानांतर यदि हम पूर्व या पश्चिम की ओर जो है वो रेखा खींचेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा, अक्षांश। ये क्या है, अक्षांश। और यह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है। पुनः ग्लोब को
ग्लोब पर एक सुनिश्चित करना सरल है। पुनः ग्लोब पर यह सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त विश्व वृत्त है, जबकि हम जैसे ही उत्तर की ओर या फिर दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो जो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वृत्त हैं उनका जो साइज है वो छोटा होता जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे ये हमने कहा कि ये क्या है, भूमध्य रेखा और विषुवत वृत्त है। तो यहाँ का जो ये वृत्त है इसका साइज आपको बड़ा दिखेगा, जबकि ऊपर की ओर जो वृत्त है इनका साइज जो है आपको छोटा दिखेगा। अक्षांशों को अंशों में व्यक्त किया जाता है। अंश क्या होता है, डिग्री। अक्षांशों को जो है वो अंशों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त अक्षांश 0 डिग्री या फिर 0 अंश पर है, जबकि दो ध्रुवों के अक्षांश क्रमशः 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण है। इसे 90 डिग्री उत्तर या 90 डिग्री दक्षिण के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि हमने देखा, जो हमारे भूमध्य रेखा में जो हमारा विषुवत वृत्त है ये 0 डिग्री है, 0 अंश पर है, और जो हमारा उत्तरीय ध्रुव है यह 90 डिग्री उत्तर या फिर 90 अंश ऊपर उत्तर की ओर माना जाता है। ठीक है। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर का जलवायु समानतः गर्म होती है। जैसे कि आप भूमध्य रेखा के दूर होते जाते हैं, जब आप ध्रुवों की ओर यात्रा करते हैं तो जो आपका जो टेम्परेचर है या फिर जो आपका जलवायु है वो ठंडी होती जाती है। आप विज्ञान में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है और आप हर वर्ष में इतने सारे जो ऋतुएं हैं उनका अनुभव कैसे कर पाते हैं। जब आप भूमध्य रेखा के पास खड़े होंगे तो यहाँ का जो जलवायु है वो कैसा होगा, ग्रीष्म होगा। उत्तरीय ध्रुव की ओर जाएंगे या फिर दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगे तो जो जलवायु है वो भी आपका जो है वो ठंडा होता जाएगा, वो जो है शीत होता जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है देशांतर। अब कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ग्लोब का अवलोकन कीजिए। आप पाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं और दूरी एक समान होगी। इन रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर या फिर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। यह अर्धवृत्त हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जो है वो जाते हैं। तो है हमने अभी पढ़ा था, हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था, भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, अक्षांश के बारे में पढ़ा। ये जो लाइंस हैं ये क्या है, अक्षांश हैं। और अब हम पढ़ेंगे देशांतर। देशांतर जो है वो है जब हम एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाते हैं तो जो हम अपनी लाइंस खींचते हैं उनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहते हैं देशांतर। अब यहाँ देखिए जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है, यदि हम ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर अफ्रीका से होकर के जाएंगे तो भी हमें जो है वो समान ही दूरी तय करनी पड़ेगी। यदि हम यूरोप से होकर के जाएंगे तो भी हमें समान दूरी तय करनी पड़ेगी। यदि हम एशिया से होकर के जाएंगे तो भी हमें समान ही दूरी तय करनी पड़ेगी। ये क्या है, ये होता है हमारे पास देशांतर। ज्ञान में यह भी सीखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी ही जो जगह है वहाँ पर घूमती है। इसे सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूरी पर रखें और कल्पना कीजिए कि वह सूर्य है। जब आप एक टेबल लैंप को ग्लोब के पास रखेंगे, आप ये मान लीजिए कि जो हमारा टेबल लैंप है वो सूर्य का काम कर रहा है और जो हमारा ग्लोब है वो हमारी पृथ्वी को जो है वो दिखा रही है। तो जब हम अपने ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाएंगे,
जब हम अपने ग्लोब को जो है वो पूर्व की ओर घुमाएंगे तो हम देखेंगे कि जो टेबल लैंप है उसकी कुछ रोशनी जो है वो ग्लोब पर एक भाग पर पड़ रही होगी, जबकि दूसरे भाग पर नहीं पड़ रही होगी। जो उसकी ओर, ये टेबल लैंप है, ये हमारा ग्लोब है। टेबल लैंप की रोशनी इस तरफ पड़ेगी, इस तरफ नहीं पड़ेगी। ऐसे ही पृथ्वी के साथ होता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा, जिस तरफ पड़ेगा वहाँ क्या होगी, सुबह होगी, और जिस तरफ नहीं पड़ेगा वहाँ पर क्या होगी, शाम होगी या फिर रात होगी। जब कुछ देशों में जो है हमारी सुबह हो गई होती है, कुछ देशों में हमारा रात हो रही होती है। उसी प्रकार जिस समय हम कभी भोजन कर रहे होते हैं, वहाँ दूसरी ओर हमारे जो पृथ्वी के कुछ देश हैं वहाँ के लोग जो है वो सो रहे होते हैं, क्योंकि जब हमारे यहाँ पर सुबह है तो हो सकता है कि किसी अन्य देश में उस समय जो है वो रात हो रही हो। ये क्यों होता है? जिस भी जो पृथ्वी के भाग पर जो है सूर्य की किरणें जिस समय पर पड़ेंगी वहाँ पर उस समय जो है दिन का प्रकाश होगा और दूसरी ओर जो है वो हो रही होगी। देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख यामयोत्तर कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना भी आवश्यक होगा। इसे ग्रीनिच यामयोत्तर भी कहते हैं, क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने यह तय किया था कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनिच से गुजरने वाली यामयोत्तर प्रमुख यामयोत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में भी अंकित किया जाता है। जो हमारे पास जो प्रमुख यामयोत्तर है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ग्रीनिच यामयोत्तर। ये इसे किस लिए कहा जाता है? क्योंकि 1884 में कुछ देशों ने इंग्लैंड में जो लंदन है, लंदन में भी एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है ग्रीनिच क्षेत्र। तो ग्रीनिच से जो गुजरने वाली यामयोत्तर है उसे प्रमुख यामयोत्तर माना जाएगा। ये 1884 में कुछ देशों ने मिलकर के तय किया था और इसे ही जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक माना जाता है। इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में अंकित किया जाता है। यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं, जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूसरी दूरी का एक माप है, उसी प्रकार से भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो जो देशांतर है वह प्रमुख यामयोत्तर से दूरी का एक माप है। जिस हिसाब से हमारे पास अक्षांश जो था वो दूरी का पता लगाता था, उसी समान जो है वो देशांतर भी जो है वो हमें दूरी के बारे में जो है अवगत करवाता है। में जो था वो हम भूमध्य रेखा के साथ ही जो है वो हम यात्रा करते थे यहाँ से इस प्रकार। लेकिन जो देशांतर है उसमें क्या है? प्रमुख यामयोत्तर की दूरी का माप है, जो है प्रमुख यामयोत्तर की दूरी का माप है। देशांतर को भी डिग्री में ही मापा जाता है। अक्षांश को जो है वो डिग्री में मापा जाता था, उसी प्रकार से जो है देशांतर को भी डिग्री में ही मापा जाता है। पश्चिम हो या पूर्व इसका 0 डिग्री से 180 डिग्री तक बढ़ता है। इसका जो मान है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक बढ़ता है तथा इसमें पश्चिम के लिए प और पूर्व के लिए पू वर्णों को जोड़ा जाता है। उदाहरणतया पूर्णांक का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क के देशांतर 74 डिग्री पश्चिम है, जबकि दिल्ली का 77 डिग्री पूर्व और टोक्यो का 140 डिग्री पूर्व है। ठीक है, ये इसका जो मान है। अक्षांश और देशांतर मिलकर स्थान के 2 निर्देशांक को जो है उनको तय करते हैं। हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि निर्देशांक हमें पहले भी दिए गए थे, जैसे चौथी जो पंक्ति है उसकी 5वीं दुकान, तो हमें 2 निर्देशांक दिए गए थे। उसी प्रकार अब हमारे पास फिर से जो है वो 2 निर्देशांक मिल जाते हैं, जो है एक है अक्षांश और दूसरा है देशांतर। ये जो अक्षांश और देशांतर हैं ये मिलकर के ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती हैं। ग्रिड क्या होता है? जैसे ये हमारे पास मानचित्र है, इसमें जो है वो
ये जो है ये ग्रिड का काम करेगा। इनमें से एक होगा अक्षांश और दूसरा होगा देशांतर। ये हमारे पास जो है आगे दिया गया है, यह है दक्षिण गोलार्ध, यह है उत्तरी गोलार्ध, यह है पूर्वी गोलार्ध और यह है पश्चिमी गोलार्ध, और ये है ग्रीनिज याम्योत्तर, और ये है हमारी भूमध्य रेखा। जब हम पृथ्वी को जो है वो हम बीच से ऐसे पूर्व और पश्चिम की ओर जो है हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास पूर्वी गोलार्ध और ये बन जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। जब हम पृथ्वी को ऊपर से नीचे की ओर उत्तरीय ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की बीच से बांटेंगे, जो हमारे पास है भूमध्य रेखा। कौन बांटता है, भूमध्य रेखा। तो ऊपर हमारे पास बच जाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे की ओर बच जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये हमारे पास जो है वो हमें भारत के संदर्भ में भी एक मानचित्र जो है वो दिया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे हमारे पास भारत के संदर्भ में यही है वो जो हम ग्रिड की बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पर जो है वो 20 डिग्री उत्तर, ये जो है हमारे पास दिया गया है, जो हम मान पहले पढ़ चुके हैं। अब जो है हम आगे टाइम जोन को समझेंगे। जब हम जो ग्लोब है उसको हम पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाएंगे तो हमारे पास जो है, हमें पता है कि जो पृथ्वी है वो अपनी ही धुरी पर जो है वो चक्कर लगाती है और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है, तभी जो है हमारा एक दिन खत्म होता है। 24 घंटे में जो है वो एक चक्कर पूरा होता है। एक चक्कर पूरा करने का अर्थ होता है कि 360 डिग्री वो जो है पूरा घूमती है। तो जो है जब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास मिलता है हमें 15 डिग्री। 15 डिग्री इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है कि प्रत्येक घंटे में जो है वो 15 डिग्री जो है वो हमारी पृथ्वी जो है वो कंप्लीट करती है। अब प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर के याम्योत्तर को अंकित कीजिए। मुख्य याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाते हुए हम 0 डिग्री, 15 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री पूर्व और जो है वो 45 डिग्री पूर्व प्राप्त करते हैं और इसी प्रकार 15 डिग्री जोड़ते हुए 180 डिग्री पूर्ण जो है वो 180 डिग्री पूर्व तक पहुंचते हैं। यह ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे जो है वो प्रदर्शित करता है। तो प्रत्येक 15 डिग्री याम्योत्तर पर स्थानीय समय का 1 घंटे जो है वो जुड़ जाता है। यदि 15 डिग्री पूर्व पर दोपहर 1 बजे स्थानीय समय है तो 30 डिग्री पूर्व पर दोपहर 2 बजे होंगे। इससे जो है, इसीलिए तो हमने कहा था कि एक जो है एक स्थान पर यदि सुबह है तो दूसरे स्थान पर जो है रात हो रहा होगा। तरीके से जो है वो हम समय या फिर टाइम जोन को समझते हैं। इस पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होगी। इस कारण अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाले याम्योत्तर के पर जो है आधारित जो हमारा मानक समय है उसी को अपनाते हैं। यदि कोई इंसान गुजरात में रह रहा हो और कोई इंसान असम में रह रहा हो, उनके समय में भी जो है वो फ़र्क होगा, लेकिन एक ही देश में यह करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने जो है हमारे देश से जो याम्योत्तर है, जो मध्य से गुजरने वाला जो याम्योत्तर है, उसी के आधारित जो समय है उसी को हमने मानक समय जो है अपना लिया है। इसलिए जब गुजरात में 2 बज रहे होंगे, असम में भी 2 ही बज रहे होंगे। ये भूगोल के तरफ से तो सही नहीं है, लेकिन हमने जो है इसे अपना जो है मानक समय मान लिया है।
भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनिच पर स्थानीय समय के जो है 5 घंटे और 30 मिनट जो है वो आगे है। हमारा जो मानक समय है वो ग्रीनिच जो हमारा समय है उससे जो है वो 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। आगे दिया गया है, यह सभी मानक समय क्षेत्र में गठित किए गए हैं। जो ग्राफ में 15 डिग्री के क्षेत्र में चित्र में दिखाए गए थे का व्यापक रूप से पालन करते हैं। यदि पृष्ठ 21 पर दिए गए विश्व मानचित्र पर विचार करें तो हम देखते हैं कि जो समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली जो रेखाएं होती हैं वो पूर्णतः सीधी नहीं होती हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से सीधी नहीं होती हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करते हुए प्रत्येक देश का मानक समय ध्यान रखना पड़ता है। मानचित्र में कुछ देशों के भीतर लिखित संख्याओं को उनका मानक जो है वो समय प्राप्त करने के लिए GMT में जोड़ें। यदि उनका समय जो है वो धनात्मक चिन्ह है अथवा घटाएं यदि जो है वो ऋणात्मक चिन्ह है। आगे यदि हम चलें तो आगे क्या है, इस स्पष्टीकरण से यह प्रतीत होता है कि प्रत्येक देश का एक मानक समय होता है। हमने क्या पढ़ा कि प्रत्येक जो देश है उनका एक मानक समय होता है। यह हर एक देश में एक जैसा नहीं होता। रूस, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश एकल समय क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक विशाल हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो एक देश है वहाँ पर जो है वो पूर्वीय पश्चिम जितने भी जो हमारे राज्य हैं वहाँ पर एक ही मानक समय जो है वो तय किया जाता है। लेकिन रूस, कनाडा और जो संयुक्त अमेरिका जैसे विशाल देश हैं वहाँ पर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 6 समय क्षेत्र और रूस में जो है वो 11 समय क्षेत्र हैं, जिनका अर्थ है कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो है जो है वो यात्रा करने के लिए जो है स्थानीय समय के साथ जो है समन्वय के लिए आपको अपनी घड़ी को 10 बार जो है वो करना पड़ेगा। इसके लिए जो है आपको अपनी घड़ी को जो है वो मतलब उनका जो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक का जो एरिया है वहाँ पर एक समय नहीं चलता है, क्योंकि ये जो देश हैं वो अत्यंत विशाल देश हैं। इस प्रकार चित्र 1.9 में भारत पर केंद्रीय ग्लोब कुछ देशों के GMT के संबंध में मानक समय दर्शाता है। गिनीज पर स्थिर मुख्य यामयोत्तर जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। जो है हमारे पास जो ग्रीनिच पर जो स्थिर मुख्य यामयोत्तर है, ग्रीनिच पर हमने क्या कहा था, स्थिर जो है मुख्य यामयोत्तर है, जिसके विपरीत जो रेखा है वो लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। जैसा कि आप मानचित्र देख सकते हैं, +12 और -12 समय क्षेत्र जो हैं इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। जो +12 और -12 समय क्षेत्र है वो इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। यदि आप इसे समुद्री जहाज़ या फिर विमान से आर पार करते हैं तो आपके द्वारा पहनी घड़ी की जो तिथि है वह परिवर्तित जो है वो करना आवश्यक है। ठीक है, यदि आप पूर्व की ओर से यात्रा करते हुए उसे पार करते हैं तो आप एक दिन, मान लीजिए सोमवार से रविवार जो है वो घटाएंगे। यदि आप पश्चिम से जो है वो इसे पार करेंगे तो आप जो है एक दिन, रविवार से सोमवार को हम जोड़ेंगे, मतलब एक दिन हम जो है वो आगे बढ़ाएंगे। हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर है, लेकिन यह कुछ देशों में एक ही दिन का विभाजन होने से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरती हैं।
ये जो है वो हमारे पास जो है वो हमारा चैप्टर जो है अब कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हम अगले भाग में करेंगे, इसलिए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट से हमारा जो है वो मनोबल बढ़ाइएगा। धन्यवाद।